कक्षा 12वीं क्लास आर्ट्स मध्य प्रदेश राज्य के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग की होने वाली है त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड। कक्षा कौन सी? 12वीं। अरे क्लास कौन सी? क्लास 12वीं की हम बात कर रहे हैं। और हमारी आज मैं आप लोग को जो प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ त्रैमासिक में आ रहा है, और नहीं आया तो मेरे को बोलना पूरी फुल गारंटी है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ पेपर वगैरह का जो सिस्टम है ना, थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल चुका है। मैं आप लोगों को पूरा खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स मसाला बना करके आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से आप लोग को त्रैमासिक में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, इस किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो गाइड है यहाँ पर शिवलाल की यहाँ पर गाइड है, शिवलाल विषय। आप लोग शिवलाल की गाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को मैं लिखवाऊंगा नहीं। आप लोग शिवलाल की गाइड क्या कर लो? खरीद लो। इस शिवलाल की गाइड को क्या कर लो? आप लोग यहाँ पर खरीद लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कौन सी गाइड खरीद लो? शिवलाल की गाइड को खरीद लो। और शिवलाल की गाइड खरीदने के बाद है ना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मगर क्वेश्चन लिखो, उत्तर शिवलाल गाइड में मिल जाएंगे। लिखो क्वेश्चन, नियोजन के उद्देश्य से लिखिए। क्वेश्चन बस लिखो, उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन ओनली फॉर। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। अरे लिखो बच्चों, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। लिखो नियोजन के उद्देश्य लिखिए, जल्दी से कॉपी में लिखो। नियोजन के उद्देश्य लिखिए, त्रैमासिक में आने वाला है। ठीक है ना, कहाँ आने वाला है? त्रैमासिक में आने वाला है। उत्तर इसका लिख लो, शिवलाल गाइड के पेज नंबर 180 में मिलेगा। उत्तर लिख लो इसका, उत्तर पेज नंबर 180। कौन सी गाइड? शिवलाल। शिवलाल पेज नंबर 180 डाल लो। शिवलाल पेज नंबर 180 जल्दी डाल लो। शिवलाल गाइड में पेज नंबर 180 में आपको मिल जाएगा। लिख लिए शिवलाल गाइड में कितना? पेज नंबर 180। अब हाथ बांध लो बिल्कुल और अच्छे से समझो, बारीकी से समझो। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या? देखो क्वेश्चन, नियोजन का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन अब समझना बारीकी से। नियोजन का अर्थ स्पष्ट कर। अब भी पूछूंगा, अब भी समझाया और तुरंत पूछूंगा, फोकस से सुनना है। अब भी समझाया तुरंत पूछूंगा। नियोजन का उद्देश्य लिखना है, या नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका उद्देश्य समझाना है। नियोजन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, पैसा को फंसाना। तो हम नियोजन क्यों करेंगे? ताकि हम पैसा फंसा करके कुछ और पैसे कमा सके। तो नियोजन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। क्या करना? इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, अच्छे से सुनना बिल्कुल, अब भी पूछूंगा। नियोजन का तात्पर्य उचित विधियों द्वारा। नियोजन का मतलब इन्वेस्टमेंट का तात्पर्य उचित विधियों के द्वारा भली भांति सोच समझकर कदम उठाना है। क्या बोला मैंने? नियोजन का तात्पर्य उचित विधियों के द्वारा, पैसा फंसाना तो एक सिस्टम बना रहेगा ना, उचित विधियों के द्वारा भली भांति सोचकर क्या उठाना है? कदम उठाना है। भली भांति सोचकर क्या उठाना है? कदम उठाना है। किसका उद्देश्य? नियोजन का उद्देश्य। अब भी पूछूंगा मैं ना। एस ई हैरिस ने क्या कहा? देखो ना, एस ई हैरिस के अनुसार, किसके अनुसार? एस ई हैरिस के अनुसार। एस ई हैरिस ने नियोजन की क्या परिभाषा दिया है? एस ई हैरिस ने कहा है नियोजन का अर्थ, क्या बोला? नियोजन का अर्थ आय एवं मूल्य के संदर्भ में। आय मतलब इनकम, आय मतलब इनकम, और मूल्य किस, और हम किस मूल्य पर वस्तु को बना रहे हैं। हमने एक वस्तु बनाए, उसको बेचे और आय कमाए। आय एवं मूल्य के संदर्भ में सत्ता द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य। किसके द्वारा? सत्ता के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य। जो सत्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी की क्या हुई? आय हुई। नरेंद्र मोदी की क्या हुई? आय हुई। नरेंद्र मोदी की क्या हुई? आय हुई ना, देश की आय हुई, देश के लोगों ने टैक्स दिए, आय हुई। अब उस आय को सत्ता के द्वारा, किसके द्वारा? सत्ता के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य, वो एक उद्देश्य बनाएगी कि मेरे भारत देश के हर इंसान के पास मकान होना चाहिए। तो कौन सी योजना चला देगी? वो प्रधानमंत्री आवास योजना। 1,50,000 रुपये देगी मकान बनाने के लिए, अभी चल रही है ना। इसके पहले क्या बनवाई सरकार ने? शौचालय बनवाई थी, उसके पहले रोड बनवाई थी, उसके पहले हरित क्रांति लाई थी। तो सत्ता की जो इनकम होगी, देश की जो क्या होगी? इनकम होगी। उस इनकम से क्या करेंगे? उस पैसे को अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे। पैसे करेंगे अपन उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। सत्ता के
के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य, जो सत्ता रहेगी वो एक उद्देश्य निश्चित करेगी और एक लक्ष्य बनाएगी और उसमें पैसे को आवंटित करेगी, मतलब वितरित करेगी। सरकार ने आय कमाई, सरकार के पास पैसा आया टैक्स से, अब सरकार ने बोली कि भारत देश के हर व्यक्ति के पास घर होना चाहिए, एक लक्ष्य डिसाइड करी, एक उद्देश्य डिसाइड करी और उस उद्देश्य में सरकार ने क्या फंसा दी, अपना पैसा फंसा दी। क्या फंसा दी? पैसा फंसा। इसी को अपन क्या बोलेंगे? नियोजन। क्या बोलेंगे इसको अपन? नियोजन। क्या बोलेंगे इसको अपन? नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियोजन। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। किसके उद्देश्य लिखिए? नियोजन के उद्देश्य लिखिए। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब फिर से है ना, नियोजन का अर्थ आय एवं मूल्य के संदर्भ में, किसके? आय एवं मूल्य के संदर्भ में सत्ता के द्वारा, किसके द्वारा? सत्ता के द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्यों में पैसों को आवंटित करना, है ना। सरकार ये करती है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? क्या हो गया रे? क्या हो गया मेरे को? क्या बोलेंगे इसी को अपन? नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? नियोजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? नियोजन। आप लोगों को समझ में? जैसे कि सरकार ने तुम लोग के स्कूल बनाई, सरकारी स्कूल, उसमें सरकार ने पैसा क्या करी? नियोजित करी, मतलब क्या करी? इन्वेस्टमेंट करी। अब नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? अब नियोजन क्यों करा जाता है, सुनना अच्छे से ना। पहला, आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करके संसाधनों का समुचित प्रयोग। देश में आय का वितरण असमान है। कोई व्यक्ति की महीने की आमदनी 10 लाख है और कोई व्यक्ति की महीने की आमदनी 5,000 है। वितरण असमान है। और सरकार अगर सब लोग के लिए अगर कुछ घर बना के दे, बिजनेस खोल के दे, पैसा फंसा करके दे, तो सबकी आमदनी कैसी हो जाएगी? बराबर। संपत्ति का समान वितरण, किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है और किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो सरकार सबको घर बना करके देगी ताकि संपत्ति का वितरण कैसा हो जाए? समान हो जाए, सबके पास बराबर बराबर हो जाए। आया समझ में? अगला, आय और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करके संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। सरकार ये चाहेगी पैसा लगा करके, सरकार क्या करेगी? हरित क्रांति लेकर के आई। कौन कचर कचर करता रहता साल में? सरकार क्या करेगी यहाँ पे? हरित क्रांति। सरकार ने हरित क्रांति लेकर के आई, सबको फ्री में खाद बांटी, खाद बांटने के साथ साथ गेहूँ करी ना। तो करी सरकार ने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबकी आय में बढ़ोतरी हो। सोसाइटी से आप लोग खाद खरीदते हो ना, कई बार सरकार फ्री में भी बहुत सारी चीज़ देती है, किसान लोग को काम करने के लिए देती है ना। क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति रोजगार करे, हर व्यक्ति पैसा कमाए। सरकारी वैकेंसी निकालती है सरकार, नियोजन करती है। सरकार ने एक नियोजन करी, कोल माइंस खोली, कर दी नियोजन। अब वहाँ पर मजदूर लोग लगेंगे तो वहाँ पर उनकी क्या बनना चालू हो जाएगी? आमदनी बनना चालू हो जाएगी। अगला, अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाते हुए। किसको संतुलित बनाते हुए? अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाते हुए सरकार इसलिए नियोजन करती है। सरकार ने पैसा कमाई और पैसा सरकार क्या कर देगी? इन्वेस्टमेंट कर देगी। सरकार इसीलिए पैसा को इन्वेस्टमेंट करेगी, सरकार इसीलिए पैसे को नियोजित करेगी ताकि देश में क्या हो सके? देश में जो सामान्य जनसाधारण है उनका जीवन स्तर क्या बन सके? हाई क्वालिटी का बन सके। कैसा बन सके? हाई क्वालिटी का बन सके। अगला, लोगों को अवसर की समानता उपलब्ध कराते हुए, हर व्यक्ति को अवसर की क्या मिल सके? समानता मिल सके। लोग क्या हो सके? अवसर की समानता उपलब्ध कराते हुए सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसलिए सरकार क्या लाती है? नियोजन लेकर के आती है। कौन बताएगा? चल तू बता। नियोजन स्पीड में। हाँ, जैसा बन जाए वैसा बता। कौन बताएगा? कोई बताएगा? बताओ तुम। ये वाला। और कोई बताएगा? अरे नियोजन का मतलब क्या होता है? सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, सरकार क्या कर रही है? नियोजन कर रही है। नियोजन कर रही है मतलब सरकार ने कहीं से पैसे कमाई और पैसे कमा कर सरकार के पास पैसा आया, आय आई और सरकार ने उसको क्या कर दी? नियोजन कर दी, मतलब देश में उन्होंने पैसा लगा दी, है ना। और क्यों लगा रहे? उसका उद्देश्य क्या है? ताकि देश के हर नागरिक की आमदनी बराबर हो सके, देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके और देश के अंदर हर व्यक्ति को समानता का अवसर उपलब्ध हो सके। इसलिए सरकार नियोजन कर रही है। इतना सा है, नहीं बनेगा। कौन बताएगा? बता कोई। चल थीमान तू बता, जितना बन जाए, जैसा बन जाए, अपनी भाषा में बताओ। चल तू है दीपक, किससे बनेगा?
तू बता कैसे होगा तुम लोग रे, बताओ। नियोजन का अर्थ उचित विधि और धारा भली भांति समझकर इन्वेस्ट करना है और उसके उद्देश्य है कि सबको आय को समानता मिले और रोजगार मिले। वेरी गुड। और जनसंसाधन सबकी आमदनी बराबर है, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना, बहुत जोरदार। ठीक है, पेज नंबर कितने पे, 181 पे है। तुम लोग ऐसे बेल टाइप बैठ रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कॉन्सेंट्रेशन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा बेल टाइप बैठने में ऐसा बिल्कुल बैठे, फिर वो वाली बात रहती है, फिर भैंस के आगे बीन बजाना, गधे को तो ज्ञान गधे हिलाए कान, ऐसा नहीं करना है। फोकस से सुनो और समझो, है ना। कि अभी 10 भी बच्चे लोग को समझाया मैंने ऐसे ही, उन्हें एक बार सुनो और एक बार में तुरंत बता दिए। ऐसा कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठो कि यहीं पर सुन करके तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। ये तो वही वाली बात रहेगी, तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, किताब खोल के बैठे हो, लेकिन बेल टाइप बैठे हो, ध्यान कहीं एक, सोच कुछ और रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर दिमाग में कभी जाने नहीं वाला, फिर तुम 6 घंटे पढ़ोगे कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत खतरनाक रहता है। एक बार कोई चीज़ सुन ली है तो तुरंत वो बन जाता है उनसे, तुरंत वो रिपीट करके बता देते हैं। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन पावर होना हो, नहीं तो कोई मतलब निकलने का पढ़ने का, ना कोचिंग आने का मतलब निकलेगा, ना स्कूल जाने का मतलब निकलेगा। घर में पढ़ोगे, रट्टा लगाओगे, उसमें भी तुम वही करोगे। इसलिए फोकस से समझो कि एक बार सुन करके याद हो जाए, बेल मत बनो, गमार मत बनो। गमार टाइप बैठे बिल्कुल, सुन, कहानी चल रही है, सुनो उसको, कैच करो उसको कि क्या कहना चाह रहा है। जब समझाने में समझ में नहीं आया, तुमको पढ़ के कहाँ समझ में आएगा। पढ़ोगे तुमको जी मतलब नहीं पता कि नियोजन का मतलब क्या, रट्टा लगा रहा नियोजन जी नहीं पता कि नियोजन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, पैसे को फंसाना। तो फोकस से सुनो समझो, तब जाके तुमको याद होगा। कैचिंग पावर बढ़ाओ अपना, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, पंचवर्षीय योजनाओं के 5 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन लिखो, पंचवर्षीय योजनाओं के 5 उद्देश्य लिखिए। बेल मत बनो, फोकस से बैठो, कॉन्सेंट्रेशन पावर बनाओ। भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो, एकाग्रचित्त होकर के सुनो, कैचिंग पावर बनाओ, तभी कुछ हो पाएगा। क्वेश्चन लिखो, पंचवर्षीय योजनाओं के 5 उद्देश्य लिखिए। पंचवर्षीय योजनाओं के 5 उद्देश्य लिखिए। और समझ में नहीं आ रहा, विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो बंदे जो विज्ञान पढ़ा रहा हूँ कठिन विषय होता है, वो इंसान को समझ में आ रहा है एक बार में। ये तो 8 से मन से लिखने वाला, तुम उसको हिंदी टाइप को समझ के तुम बता नहीं पा रहे हो, ये फिर बेल वाली हरकत है। तो फिर मतलब बंदे लोग केमिस्ट्री जैसा कठिन विषय, विज्ञान जैसा कठिन विषय तुरंत समझ के बता दे रहा है, और तुम लोग इतना सरल विषय हिंदी वाला नियोजन तुम ये नहीं बता पा रहे हो। जबकि तो तुम मेरे से पूछो क्वेश्चन, मैं 10 पेज बता दूंगा आंसर, 10 पेज बोल दूंगा मैं इसका आंसर, जितना गाइड में दिया उससे ज़्यादा बोल दूंगा मैं। अपनी भाषा तुम बता भी नहीं पा रहे हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख 5 उद्देश्य लिखना है। इसका उत्तर मिलेगा पेज नंबर 181 पे, गाइड में लिख लो उत्तर, पेज नंबर 181 पे मिलेगा उत्तर। लिख लो पेज नंबर कितने पे मिलेगा, 181 पर मिलेगा। अब बनना चाहिए, ठीक है ना, सबसे बनना चाहिए, सबसे पूछूंगा मैं, सबसे पूछूंगा, सबसे बनना चाहिए ना। क्या बोला मैंने क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। पंचवर्षीय योजनाओं कब से लेके कब तक चली, भारत देश कब आजाद हुआ। अब अच्छे सुनना, हाथ बांध के सुनो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, बिल्कुल बेल टाइम मत बैठो, एकाग्र होकर के बैठो, फोकस से, है ना। पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के नरेंद्र मोदी कब आए, 2014 में, है ना, 2014 तक चली, फिर मोदी जी ने बंद कर दी वाली योजना, पंचवर्षीय योजना, है ना। अब पंचवर्षीय योजना जो आई थी, पंचवर्षीय योजना मतलब हर 5 साल की योजना। प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए। हर 5 वर्ष के लिए योजना लेकर के आना, योजना लेकर के आना, उसको हम बोलेंगे पंचवर्षीय योजना। सरकार हर 5 साल के लिए योजना लेकर के आती है कि हमको 5 साल में हमारी ये योजना है, हमको 5 साल में इस योजना पे काम करना है कि देश के हर आदमी के पास ये चीज़ पहुंचना चाहिए। जैसे अभी योजना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना। अब इतना सरल चीज़ है, तुमसे इतने गंवार टाइप है, तुम इतने गंवार, तुम इतना सरल नहीं बन रहा यार। इतना हिंदी कोई बता देगा, तुम कैसे बेल होगा, बिल्कुल सुन के बता दोगा कोई भी इंसान। बेल मत बनो, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना मतलब हर 5 साल की, मैंने बोला प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो 5 साल का उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में गांव को शहर से जोड़ने की सड़क बनाना।
और सरकार ने 5 साल के अंदर पूरे हर गांव को शहर से उमरेठ को परासिया से हर गांव को शहर जोड़ने के बना दी, सड़क बना दी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पंचवर्षीय योजना है ना। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना आई, फिर पंचवर्षीय योजना आई। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजना लेकर के आई जाती है, हर 5 साल में योजना लेकर के आती है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 से कब तक चली? 1956 तक चली। तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना लेकर के लाई। सरकार ने क्या बोली कि हर जगह क्या होना चाहिए? सड़क होना चाहिए। तो सड़क कैसी बन जाएगी? क्या लगाना पड़ेगा? तो पैसा लगाना, उसी को तो नियोजन बोलेंगे। वो समझाया तुमको मैंने अभी। नियोजन का मतलब क्या होता है? सरकार ने पैसा लगाई ना सड़क बनाने के लिए, उसी को तो नियोजन बोलेंगे, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इतना समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? नियोजन का मतलब क्या है? सरकार ने पैसा कमाई, उसको कहाँ लगा दी? इन्वेस्टमेंट कर दी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? नियोजन बोलेंगे। अब जब पहली पंचवर्षीय योजना आई, कौन सी योजना आई? इसमें सरकार ने, देश उस समय आज़ाद हुआ था और देश में उस समय भूखमरी थी, लोग बाग भूखे मर रहे थे, उनके पास खाने के लिए दाना नहीं था। तो सबसे पहले सरकार ने बोली कुछ नहीं करना, ना रोड बोर्ड कुछ नहीं, घर मकान कुछ नहीं, सबसे पहले देश को खाना चाहिए। देश को क्या चाहिए? खाना। तो सबसे पहले, और खाना कहाँ से मिलेगा? खेती करके। सबसे पहला उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि कार्यों में सुधार करना। क्या उद्देश्य था? 5 साल पूरा खेती पे काम किया गया। सिंचाई करने के लिए डैम बनाए गए, बड़े बड़े डैम बनाए गए, बड़ी बड़ी नहर बनाई गई ताकि खेतों में पानी दिया जा सके। फिर दूसरी पंचवर्षीय कब से कब तक चली? 1956 से लेकर 1961 तक चली, 5 साल की योजना। इस योजना में क्या लक्ष्य रखा गया? आधुनिकीकरण, डैम बनाना, बांध बनाना, सरदार सरोवर बांध बनाना ताकि बिजली आ सके, उद्योग फैक्ट्री चलाई जा सके, उद्योग लगाया जा सके, देश के अंदर फैक्ट्री लग सके। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका? आपका प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं के क्या उद्देश्य है? मतलब सरकार, तुम कोई काम कर रहे हो तो 12वीं पढ़ने के तुम्हारा क्या उद्देश्य है? ताकि तुम पढ़ लिख सको, अच्छा परसेंट ला सको, कल को कलेक्टर बन सको, SDM SP बन सको, उद्देश्य है तुम्हारा। तभी तुमने आर्ट्स लिए हो ना। तो आर्ट्स तुम क्यों लेते? आर्ट्स का बच्चा क्यों लेता? कलेक्टर बनने के लिए लेता है ना। आर्ट्स एक ऐसा, तीन आ गई थी, उन्हें साइंस ली, फिर 2 महीने बाद उन्होंने आर्ट्स करवा ली। क्यों करवाई? क्योंकि उसको कलेक्टर बनना था। और 21 साल की उम्र में क्या बनी? वो कलेक्टर बनी ना। तो इंसान आर्ट्स क्यों लेता? कलेक्टर बनने के लिए लेता ना आर्ट्स, है ना कि नहीं? कलेक्टर बनने के लिए आर्ट्स लेता है ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य यहाँ पे समझो। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, पहला उद्देश्य अच्छे सुना, भी पूछूंगा मैं, है ना। पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य होता है आर्थिक समृद्धि। क्या बोला मैंने? आर्थिक समृद्धि। पहला उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है? देश, अर्थ का मतलब होता है पैसा। सरकार इसलिए पैसा फंसाती है किसी भी काम करने में ताकि देश के अंदर लोगों के पास क्या आ सके? पैसा आ सके, उनको रोजगार मिल सके। सरकार ने कोल माइंस खोली, नौकरी देगी ना तो देश के लोगों के पास पैसा जाएगा ना। इसी को बोलते हैं अपन आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का आशय होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है किसी देश में, किसी एक साल में कुल जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा, कुल जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा, उसका बाजार में जो मूल्य होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। अगर तुम किसान हो, तुमने साल भर में 50 बोरी गेहूं उगाए तो तुम कम पैसा कमाओगे। तुमने 100 बोरी उगाए तो उसी प्रकार पूरे देश भर में सुई से लेकर के मिसाइल, तोप, गोले, हर एक वस्तु बन रही है और बिक रही है मार्केट में। तो जितनी अधिक वस्तु बनेगी उतनी अधिक GDP बढ़ेगी। GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद। और जितना अभी कोरोना लगा था तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी तो GDP कम हो गई थी, मतलब वस्तु का उत्पादन बनना क्या हो गया था? कम हो गया था। तो सरकार क्या चाहती है कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए, देश में अधिक से अधिक वस्तुओं का क्या होना चाहिए? उत्पादन होना चाहिए। जब देश में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा तो वस्तु कहाँ पर बेची जाएगी? मार्केट में बेची जाएगी और देश के लोगों के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और जब देश के लोगों के पास पैसा आएगा तो देश के लोग अमीरों की तरह जीवन जिएंगे। आए समझ में? इसलिए सरकार क्या चाहती है कि आर्थिक समृद्धि हो, सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो? वृद्धि हो। मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो। अधिक से अधिक किसका उत्पादन हो? वस्तुओं का उत्पादन हो। आया ना समझ में? तुम किसान, तुम 100 की जगह तुम 200 बोरी गेहूं उगाओ। कोई फैक्ट्री किसी की, तो वो अगर 10 करोड़ का माल बनाए तो 20 करोड़ का माल बनाए।
है ना कि नहीं, अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन वृद्धि हो। मार्केट में जितनी ज़्यादा वस्तुएं बिकेगी देश के लोगों के पास उतनी अधिक क्या आएगा, पैसा आएगा। अधिक से अधिक सेवाओं का उत्पादन हो। अभी एक मास्टर पढ़ा रहा है, एक मास्टर सेवा दे रहा है, कल को 10 मास्टर सेवा दे। आज एक डॉक्टर इलाज कर रहा है और कल को 10 डॉक्टर इलाज करे। जितना अधिक मतलब सेवाएं दी जाएगी उतना अधिक देश के अंदर क्या बनेगा, पैसा बनेगा। उतना अधिक क्या बनेगा देश के अंदर, पैसा बनेगा। क्या बनेगा देश के अंदर, उतना अधिक पैसा। समझ में आ रहा ना आप लोग को? इसी को अपन क्या बोलेंगे, आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। ठीक है, किसका उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि? पंचवर्षीय योजना। सरकार 5 साल के लिए जो योजना लेकर के आ रही है ना, उसका पहला उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, उत्तर कहाँ से लिख लोगे, गाइड से, है ना। दूसरा है आधुनिकीकरण। दूसरा क्या है, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, किसान है हल वक्कर से खेती कर रहा, हाँ खेती कर रहा ना किसान, किससे कर रहा, हल वक्कर से खेती कर रहा। अब हल वक्कर से अगर किसान खेती करेगा, चल बेल, अब दिन भर से लेके उन्हें इतो सो जोतो खेत, है ना कि नहीं, आ रहा समझ में। और भाई अगर मशीन आ गई तो ट्रैक्टर गज 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 पूरा एक दिन में पूरा खेत जोत के हो गया। तो सरकार ये चाहती है देश के अंदर आधुनिकीकरण हो, टेक्नोलॉजी आए, 4G मोबाइल आए। एक मास्टर पढ़ा रहा है, एक क्लास पढ़ रही है, अब यूट्यूब में पूरा मध्य प्रदेश पढ़ रहा, आ रहा समझ में, पूरा मध्य प्रदेश पढ़ रहा। टेक्नोलॉजी आए देश के अंदर, क्या है देश के अंदर, आधुनिकीकरण मतलब उत्पादन करने के लिए नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। पहले इंसान हाथ से कपड़े बना रहा है, एक एक धागा, एक बाई उधर बैठी, एक बाई इधर बैठी और हाथ से शर्ट बन रही है। एक एक धागा को मतलब कि कताई कर रहा है, चरखा चला करके, आ रहा है समझ में। और अब क्या कर रहा है, अब मशीन आ गई है, रेमंड फैक्ट्री मशीन चल रही है, कोई काम नहीं कर रहा है। तुम जितना अधिक देश के अंदर आधुनिकीकरण होगा, देश के अंदर जितनी अधिक मशीन, मैं 10 पेज लिख दूंगा इसके बारे में, तुम 2 लाइन बता नहीं पा रहे हो मूर्ख लोग। मैं 100 पेज लिख के जाऊंगा इसके बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में। आर्ट्स में तो था लिखना सीखो कि किसी ने पूछ लिया एक टॉपिक पर बोलने के लिए तो तुम 10 घंटे बोल दो, 10 घंटे लिख करके जाओ, वो दिमाग लाओ अपने अंदर, बेल मत बनो। आ रहा समझ में। आधुनिकीकरण मतलब कि नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नवीन तकनीकों को क्या करना, इस्तेमाल करना, तभी देश आगे बढ़ेगा ना। तीसरा आत्मनिर्भरता। तीसरा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है कि हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 1947 में अपनी इतनी खराब कंडीशन थी कि अपन को खाने के लिए दूसरे से भीख मांगना पड़ रहा था। अरे रूस भीख दे दे हमको, अमेरिका दे दे। रूस से अमेरिका से भारत देश में गेहूं आता था। आज इतना गेहूं भारत देश में कि पूछो मत, अपन दूसरों को दे रहा है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था ना, और वो लोग भी लाल गेहूं देते थे, और लाल गेहूं इतना खराब गेहूं हुआ करता था कि वहाँ के जानवर लोग खा भी नहीं खाते थे, और वो गेहूं इधर पहुँचाते थे लाल गेहूं। उसकी जो रोटी बनती थी, अगर तुमने बनी हो तुमने तुरंत खा ली तो सही है, 2 घंटे बाद रोटी खराब हो जाती थी लाल गेहूं की। ठीक है ना। तो अपन आत्मनिर्भर बने, हम विदेशों पर डिपेंड ना रहे, खुद के, हमारा भारत देश खुद के पैरों पर खड़ा रहे, हम खुद देश के अंदर पैसा कमाएं और हम दूसरों से ना मांगे। आत्मनिर्भरता है मतलब देश, सारी की सारी वस्तु हम देश के अंदर ही उत्पादन कर ले, हमें दूसरे देश से मंगानी ना पड़े। अभी देश के अंदर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है ना। लेकिन भारत देश अभी भी जो रक्षा के संसाधन होते हैं ना, मिसाइल, टैंक, तोप, गोला बारूद, उसके लिए विदेशों से खरीदना पड़ता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने S-400 मिसाइल कहाँ से खरीदे, रूस से खरीदे। कहाँ से खरीदे, S-400 मिसाइल का मतलब जो होता है, एक मिसाइल होती है वो 400 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। अगर इस 400 किलोमीटर के एरिया में कोई भी दूसरी मिसाइल आके हमला कर रही है तो उसको हवा में उड़ा देगी, जमीन में गिरने नहीं देगी, वो तुरंत उसको पकड़ लेगी एंटीना से और हवा में उसको उड़ा देगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, S-400 मिसाइल। अब अपन विदेश से खरीद रहे हैं तो अपना पैसा कहाँ जा रहा है, रूस के पास जा रहा है। रूस के पास, रूस से लेने अपन वाली मशीन। तो अपन ये चाह रहे हैं कि मशीन भी अपन खुद बनाए और अपन बना के अपन दूसरों को बेचे और उनसे अपन पैसा कमाए। ठीक है ना। इसीलिए क्या लेकर के आई जा रही है, पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आई जा रही है। अगला न्याय और समता। अगला क्या है यहाँ पर आपका, न्याय और समता। न्याय और समता, न्याय का मतलब जी देखो, देश के अंदर एक व्यक्ति के पास अरबों रुपए और एक व्यक्ति बेचारा 5 हार नहीं उसके पास, तो विषमता फैली हुई ना। तो सरकार चाहती है सबको न्याय मिले, कम से कम सबको खाना मिल जाए, इसलिए सरकार सोसाइटी के माध्यम से सबको गेहूं दे रही है। तो एक व्यक्ति भूखा मार रहा है और एक के घर में अनाज चल रहा है कि नहीं, इसलिए सरकार सोसाइटी के माध्यम से करती है, गेहूं सबको बराबर बांटती है।
एक के पास बंगला, एक के पास घर ही नहीं है, तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना लेकर के आई, प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि हर व्यक्ति के पास क्या हो सके। नरेंद्र मोदी लेकर के आए ना 5 साल की योजना, देखो नाम बस चेंज हुआ है लेकिन वो चल रही योजना अभी है ना। नरेंद्र मोदी की योजना कौन सी है कि हर व्यक्ति के पास क्या हो, मकान हो। अभी उमरेठ में कितने लोग को मकान दिए, 1.5 लाख रुपये देते ना पंच सरपंच लोग, आता ना ग्राम पंचायत के पास होता ना। तुम्हारा किसी के पास हुआ होगा, हुआ किसी के पास प्रधानमंत्री आवास? तुम लोग तो पहले से तुम लोग के पास मकान है ना। जो गरीब लोग होते हैं जिसके पास मकान नहीं है, उनका पास होकर के आता है 1.5 लाख रुपये। आइट साइड वालों से पूछना घर में, गाँव में, वो बताएंगे कि हमको मिला पैसा करके 1.5 लाख रुपये, है ना कि नहीं। 1.5 लाख रुपये मिलता है मकान बनाने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो सरकार के चाहती है कि हर देश के पास न्याय मिले और अमीरी गरीबी के बीच का भेदभाव कम हो। अगला सुरक्षा एवं शांति, लास्ट पॉइंट क्या है, सुरक्षा एवं शांति, सुरक्षा एवं शांति, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा रहे और शांति रहे। अब देश के अंदर उपद्रव हो रहा है, लोग बंदूक लेके घूम रहा है, कट्टा लेके घूम रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, कोई किसी को मार डाल रहा है, चोरी हो रही है। तुमने गाड़ी लेकर के आया, किसी ने गाड़ी चोर ली, बुलेरो चोर के लेके गया, तुम्हारा घर बना, घर में किसी ने अंगारी लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। देश के अंदर अगर उपद्रव हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, विकास हो पाएगा? कोई दुकानदार दुकान चला पाएगा? गुंडे घूम रहे देश के अंदर, नहीं होगा ना। तो पहला का उद्देश्य क्या होता है, सुरक्षा आए देश के अंदर और क्या आए, शांति आए, ठीक है। चलो कौन बताएगा इसके बारे में, डिटेल बताना अंदर से मन से, है ना। कौन बताएगा, कोई बताएगा इधर लड़कों में? ये पूरे बेल लोग बैठे हैं, कौन बताएगा लड़कों में? कोई नहीं। और लड़कियों में कौन बताएगा? तुम तो बता दोगे, तुम इंटेलिजेंट हो। और बाकी कोई? भाई गंवार लोग बैठी पूरी जो। आर्थिक समृद्धि। हाँ बताओ पूरा, हाँ बताओ बताओ। 1951 से 1900 मन से बताओ जितना बन जाए। आर्थिक समृद्धि में तुम क्या लिख के आओगे अंदर टॉपिक में, अंदर डिटेल लिख के आना पेपर में। कौन बताएगा? वो लड़की आती है इंटेलिजेंट, किरण, वो क्या नाम है, किरण आती है, वो भी नहीं आ रही है, वो कम से कम बता देती थी। और तुम लोग बिल्कुल बेल टाइप बिल्कुल बैठे हो। बता, जम से बोल, खड़े होकर बोलो। आर्थिक समृद्धि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, वेरी गुड। वस्तुओं का उत्पादन, आधुनिक में वृद्धि, हाँ आधुनिक में वृद्धि इसमें वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, वस्तु की देश में सेवाओं में वृद्धि होना, जीडीपी का बढ़ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। दूसरा क्या है, आधुनिकीकरण। देश के अंदर क्या आना चाहिए, आधुनिक मशीनें आना चाहिए, गैजेट से आना चाहिए, है ना कि नहीं, तकनीकी का अपन इस्तेमाल करें, है ना। तीसरा क्या है, आत्मनिर्भरता। इसमें बताओ, मैं आत्मनिर्भरता में 10 पेज लिख के आऊँगा, तुम 4 लाइन नहीं बता पा रहे हो। आत्मनिर्भरता बताओ क्या आएगा। विदेशों से ना खरीदना पड़े, हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाए, हमारे देश में ही वस्तु का उत्पादन हो जाए, हम दूसरे देश पर डिपेंड ना रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भरता। अगला क्या है, न्याय और समता। न्याय समता में क्या लिखोगे, भारत देश के हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है अमीर और गरीब के बीच की जो भेदभाव है, खाई जो है, वो कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, है ना कि नहीं, ऐसे लिखना है। सुरक्षा एवं शांति, देश के अंदर सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। चलो बैठ जाओ ना। और कोई बताएगा, है कोई इच्छुक? वेरी गुड, बहुत शानदार बताया फिर तुमने, बहुत जोरदार। तुम बता दो। आर्थिक समृद्धि जिसके अंदर घरेलू उत्पाद हाँ में बढ़ोतरी हो, वेरी गुड, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। बहुत शानदार, बहुत जोरदार। और आत्मनिर्भरता में मतलब आधुनिकीकरण में कि हमारे देश में नए नए कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना और अच्छा कार्य कर सके, और मशीनों द्वारा कार्य हो। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार, जिससे काम कार्य भी जल्दी और समय की बचत भी हो। वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार, बहुत जोरदार। 2 लड़कियाँ बताई, इनकी तालियां बनती है ना, ये सीता और खुशी, बहुत जोरदार, बहुत शानदार, है ना। अच्छे समझो इसी प्रकार, है ना। अगला है हरित क्रांति किसे कहते हैं, लिखो क्वेश्चन।
हरित क्रांति किसे कहते हैं 2022 में आया है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 182 पर। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखो जरूरी नहीं है कि तुम दो गाइड का जो सुन के बता दो, है ना, जितना तुम समझ आए तुम उतना बता सकते हो ना। जरूरी नहीं जो गाइड में लिखा है तुम वही बताओ। देखो हरित क्रांति किसकी बात कर रहे हैं हम? हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। बाकी यार तुम कैसे ऐसा गधे मत बनो यार, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। कैसा भी तुम बता नहीं पा रहे हो। देखो गाइड की क्या छोड़ो, लिखा वाला छोड़ो, सिर्फ सुन के बताना, अपनी भाषा में बता देना है, ठीक है ना। 9वीं क्लास में कुछ बच्चे कुछ 4-5 लड़के, तुम लोग से भी इंटेलिजेंट है, वो एक बार समझाओ तुरंत बता देते समाज विज्ञान वगैरह। माइंड लाओ, ब्रेन लेकर के आओ, दिमाग को घास चरने मत जाने दो, ब्रिलियंट बनो। हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखो क्या हुआ, 1961 से 1970 के बीच हरित क्रांति की भारत देश में शुरुआत हुई। भारत देश में क्या हुई? शुरुआत हुई। सबसे पहले शुरुआत हुई, पंजाब के जो किसान होते हैं वो बहुत आगे होते हैं, अभी भी बहुत आगे हैं। तुम लोग दवाई कायम में सींच रहे हो, टंकी पीठ में बांध के सींच रहे हो, और वहाँ पर ड्रोन से दवाई सींचती है। ड्रोन देखो, ड्रोन कैमरा, ड्रोन चलता है और दवाई सींच जाती है। वो अभी भी तुमसे बहुत आगे है, ठीक है ना। तुम लोग कौन से पाइप लगाते हो? प्लास्टिक के, वहाँ पर घुमटने वाले पाइप आते हैं, रट से बिछा दिए, खेत में लगा गया पानी। तुम लोग आलू हाथ से बीन रहे हो, वहाँ पर आलू खोदने की मशीन आती है, पूरी ज़मीन उखाड़ लेती है, मिट्टी छन जाती है और ट्रक में आलू लोड हो जाता है। बड़े बड़े क्या आते हैं वहाँ पर? हार्वेस्टर आते हैं। कहाँ पर? पंजाब में। हरित क्रांति का मतलब जो होता है, हरित क्रांति बताओ क्या होता है? देश के अंदर फसल, कृषि उपज में बढ़ोतरी करना, उसी को हम बोलेंगे हरित क्रांति। 1960 के पहले देश के अंदर खाने को नहीं था। 1960 के पहले देश के अंदर खाने को नहीं था। अब बताओ, देश के अंदर बोर नहीं है, मशीन नहीं, सिंचाई साधन नहीं, तो एक ही फसल होगी मक्का की। गर्मी में खेती कर पाएंगे क्या अपन? नहीं। तो हरित क्रांति का मतलब ये था कि देश के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ जाए, देश के अंदर फसल बढ़ जाए, देश के अंदर हाइब्रिड बीज लेकर के आया गया। पहले समार इतना बड़ा होता था, अब समार इतना बड़ा हो रहा है। पहले भुट्टे के झाड़ इतने से होते थे और अब इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। पहले मिर्ची इतनी सी होती थी, अब मिर्ची इतनी बड़ी हो रही है। हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना, उर्वरकों का इस्तेमाल करना। पहले गोबर खाद से खेती कर रहा है तो बहुत कम गेहूँ उग रहा है। अब कीटनाशक का इस्तेमाल करना, दवाई छींचना, ये तो हरित क्रांति है। दवाइयाँ छींचना, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, खाद का इस्तेमाल करना, उच्च क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करना, और किसका इस्तेमाल करना? और बताओ, हरित क्रांति में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? हरित क्रांति बोलेंगे। कृषि उपज में बढ़ोतरी करना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? हरित क्रांति बोलेंगे, ठीक है ना। देखो अब अच्छे समझना, हरित क्रांति का तात्पर्य सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में वो अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर कृषि उपज में जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक वृद्धि करना। तुम्हारा एक खेत है, भारत देश की टोटल ज़मीन हो गई। इस ज़मीन में कुछ भाग कैसे है? सिंचित है, मतलब कहीं पर पानी है और किसी खेत में पानी नहीं है। सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को, अधिक उपज, जैसे कि एक गेहूं है, उस एक गेहूं जब अपन लगा रहा है तो उसमें 10 गेहूं बन रहा है। कितने बन रहा है? और एक गेहूं अपन लगा रहे तो उसमें निकल रहा है 30 गेहूं। कितने निकल रहा है? 30 गेहूं के दाने। तो जो अधिक उपज दे रहा है संकरित बीज, हाइब्रिड बीज, उन बीजों को इस्तेमाल करना, ठीक है ना, उन बीजों का इस्तेमाल करना और आधुनिक तरीके से उगाना, खाद का इस्तेमाल करके, बीजों का इस्तेमाल करके, ड्रिप बिछा करके आधुनिक तरीके से उगाना, ताकि जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक उत्पादन निकल सके। अभी 1 बोरी गेहूँ हो रहा है, 20 बोरी के 25-30 बोरी गेहूँ जाए, अधिक से अधिक क्या हो सके? उत्पादन हो सके। इसी को अपन क्या बोलेंगे? हरित क्रांति बोलेंगे। हरित क्रांति का तात्पर्य, फिर से मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, अब भी पूछूंगा, हरित क्रांति का तात्पर्य क्या बोला मैंने? हरित क्रांति का क्या बोला मैंने? हरित क्रांति का तात्पर्य सिंचित तथा असिंचित, क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। हरित क्रांति का तात्पर्य सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली
किस्मों के बीजों को आधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर कृषि उपज में वृद्धि करना, कृषि की उपज बढ़ाना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? हरित क्रांति। तुम इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन अर्थ यही निकलना चाहिए जो मैंने बोला। आ रहा है समझ में? इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, हरित क्रांति, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम ऐसे बोल सकते हो, हरित क्रांति का उद्देश्य होता है कि हमारे भारत देश में सिंचित कृषि भूमि और असिंचित कृषि भूमि में अधिक उपज देने वाले संकरित बीजों का इस्तेमाल करना और उसे आधुनिक कृषि प्रणाली के माध्यम से उगाना, जैसे कीटनाशक बीजों का कीटनाशक दवाइयाँ, खाद, उर्वरक का इस्तेमाल, पोटास जो आती दवाई के नाम भी लिख दिए, आदि का इस्तेमाल करके करना, ताकि जितनी अधिक हो सके, अधिक से अधिक हमको फसल की उपज प्राप्त हो सके। इसी को हरित क्रांति कहते हैं। गाइड से अच्छा मैंने बता दिया। दिमाग है तो इंसान लिख के आएगा, दिमाग ही नहीं है, बोबा टाइप करोगे तो क्या बनेगा? तुम लोग से बेल टाइप बैठ रहोगे तो ब्रेन लेकर के आओ अपने अंदर, ठीक है ना। देखो अगला, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि, क्या बोल रहा हूँ मैं? अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषिगत उत्पादन की तकनीक को सुधारना। किसको? कृषिगत उत्पादन, कृषि में जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी तकनीक को सुधारना, खेती करने की टेक्नोलॉजी को चेंज करना। अभी हरा बक्कर से खेती कर रहा है, उसको बदलना, ट्रैक्टर से खेती करना, है ना कि नहीं? अन्य शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि कृषि के जो उत्पाद है, कृषि करने के तरीके को सुधारना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? हरित क्रांति बोलेंगे। कौन सी क्रांति बोलेंगे? हरित क्रांति बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अब देश के अंदर हरित क्रांति कब आई? 70 के दशक में आई। क्या भाई? 70 का दशक, इसका मतलब है 1961 से 1970 तक। दशक, 10 साल का एक दशक बनता है ना, और 100 साल की शताब्दी बनती है। शताब्दी बोलो मतलब 100 साल, दशक बोलो मतलब 10 साल। 1961 से लेकर 1970 तक का समय, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक दशक बोलेंगे। आ रहा समझ में? क्या बोलेंगे? एक दशक। तो 1961 में आई, फिर 1970 तक क्या हुई? देश के अंदर हरित क्रांति आई, देश के अंदर अधिक उत्पादन होने लगा और देश क्या बन गया? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। क्या बन गया? आत्मनिर्भर। अब देखो, अब प्रश्न आया पेपर में, हरित क्रांति के क्या परिणाम हुए? अब जब देश के अंदर हरित क्रांति आई ना, अब इसके क्या रिजल्ट आए? परिणाम मतलब क्या है, इसके क्या रिजल्ट आए? अच्छे समझना, अब भी पूछूंगा मैं ना। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सीधे बैठ, पहले तू सीधे बैठ, पैर नीचे कर, सामने मुंह, कॉन्संट्रेट, तन के, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलो ऐसा नहीं, तन के है, समझ में आना चाहिए। ज्ञानेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, जिससे ज्ञान अंदर जाता दिमाग तक। उसको एक्टिव रखो, आँखों को एक्टिव रखो, कानों को एक्टिव रखो कि इधर से सुन रहे हो और डाटा पूरा ब्रेन में ट्रांसफर हो रहा है। आँखों को एक्टिव रखो कि प्रिंटर जैसे स्कैन करता है ना, एक बार किसी को देख ली तो वैसा स्कैन कर लो, छप जाए दिमाग के अंदर, कि एक बार देख लिए चित्र ऐसा है तो तुरंत बन जाए वो। इसको बोलते हैं दिमाग, ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव रहेगा, कुछ भी सीख जाओगे। जिसका ब्रेन एक्टिव रहेगा ना, तेज रहेगा ना, उसने एक बार देखा कि सब्जी कैसी बन रही है, वो तुरंत सब्जी बनाना सीख जाएगा और सब्जी बना के बेच के पैसे कमा लेगा, अरबपति बन जाएगा। इंसान ने देख लिया चाय कैसी बन रही है, एक बार देख लिया सीख गया, चाय ऐसी बन रही है, सीख जाएगा, तुरंत पैसे कमा लेगा, वो अरबपति बन जाएगा। इंसान ने देख लिया अच्छा गाड़ी ऐसी खुलती है और ऐसी सेट होती है क्या, मैकेनिक बन जाएगा और पैसे कमा लेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और कैचिंग पावर नहीं, गधे है ना, तो वही हाथ आया, गेती फावड़ा उठाओ, ठीले थकाओ और चिल्लाओ 10 का ले लो, 5 का ले लो, आलू, गोभी, टमाटर, सब्जी, जी काम आएगा। और ब्रेन एक्टिव है ना तो कुछ भी हासिल कर लोगे ज़िंदगी में। और तुम लोग को देख के लगा तुम लोग गधे लोग बैठो करके यहाँ पर, किसी का बहुत कम लोग का ब्रेन, 1-2 लड़की लोग का बस ब्रेन, एक इसका और एक ये लड़का का ब्रेन एक्टिव है। वो वेद वो समझ जाता है और तुम्हें बता भी देता है, और एक ये लड़की और है ना, और बाकी लोग बिल्कुल बैठे ही, और तू भी बता रही है थोड़ा बहुत है ना, वेरी गुड है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, और बाकी लोग बिल्कुल गधे टाइप बैठे बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो हरित क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, हरित क्रांति के क्या सकारात्मक परिणाम हुए। देखना, पहला, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा धनिक किसानों को मिला। किसको मिला? धनिक मतलब जो पैसे वाले किसान थे, पंजाब के अच्छे अमीर किसान थे, उन्हें खट करके लेकर के आ गए, मशीन लेकर के आ गए, खेती बाड़ी लेकर के आ गए, और जहाँ पर वो 1 बोरी गेहूँ उगा रहे थे उन्हें 20 बोरी गेहूँ उगा के बेचे, है ना कि नहीं। उनने अधिक पैसा कमाए और देश के पास भी क्या चला गया, गेहूं चला गया, और सरकार ने उनसे खरीद ली 20 रुपये किलो में, और गरीब लोग को बांट दी सबको, ताकि हर इंसान को क्या मिल सके, खाना मिल सके। इससे क्या हुई, खेती हर पैदावार में वृद्धि हुई,
सच में हुआ ऐसा, वृद्धि हुई। और गेहूं की पैदावार बढ़ी। किसकी पैदावार बढ़ी? सबसे मेन होता है गेहूं, रोटी जो हर इंसान खाता है ना कि नहीं। गेहूं की पैदावार बढ़ी और फलस्वरूप भारत देश क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। ये रिजल्ट आया है ना। दूसरा रिजल्ट, हरित क्रांति की वजह से कृषि में मध्यम भूस्वामी एवं कृषकों को लाभ हुआ। जो मिडिल क्लास किसान थे, जिसके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन, उसको बोलेंगे बड़े किसान। जिसके पास 10 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ के बीच की जमीन, उसको बोलेंगे अपन मध्यम किसान। जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन, उसको अपन क्या बोलेंगे? गरीब किसान। है ना? आया समझ में आप लोग को? तो मध्यम जो किसान थे 10 एकड़ जमीन वाले, उनके पास भी क्या हुई? उनकी भी पैदावार बढ़ी और वो लोग भी तरक्की उन्होंने किए, है ना। अब नकारात्मक परिणाम क्या हुए हरित क्रांति के? निगेटिव परिणाम देखो, हरित क्रांति की वजह से जो गरीब किसान थे ना, जिनके पास जमीन कितनी थी 2 एकड़ से कम, वो लोग उतना पैसा नहीं कमा पाए। वो लोग उतना पैसा नहीं कमा पाए। कमा पाए क्या? नहीं कमा पाए। वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। उनके पास पैसा ही नहीं था, गरीब थे वो लोग, कहाँ खाद खरीदते, कहाँ बीज खरीदते, तो उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाए। कौन? गरीब किसान। ठीक है ना? बन जाएगा हरित क्रांति के बारे में, पेपर में आएगा, लिख दो। कोई बताएगा? चल तू बता तू बेल ही रहेगा। तू क्या रहेगा? बेल। तू बता बाजू वाला, हरित क्रांति के बारे में जितना बन जाए तू बेल रहेगा। तू बता जितना बन जाए हरित क्रांति के बारे में, कुछ तो बता बे। आप बोलेंगे बता मैंने बोला था, आपने बात काट दी। चल बता, जल्दी बता। हरित क्रांति बोल। इसके पॉजिटिव है कि जब हरित क्रांति किसे कहते हैं? हाँ तो किसे कहते हैं? क्वेश्चन समझना। हाँ बताओ। एक दशक में जो आई क्रांति, उसमें हाइब्रिड बीजों का लगाना, उससे अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन करना, उस गेहूं को बेचना, उससे लाभ प्राप्त करना, उसके बाद उन गेहूं को सरकार द्वारा वितरित करना। नहीं, वितरित करना नहीं आएगा, बेचना भी नहीं आएगा, सिर्फ पैदावार बढ़ाने को अपन बोलेंगे हरित क्रांति। ओनली फॉर पैदावार बढ़ाना। हरित क्रांति का मतलब सिर्फ इतना है कि आधुनिक तरीके से खेती करना, और आधुनिक तरीके से खेती करने के बाद खाद बीज का इस्तेमाल करना और फसलों की पैदावार को बढ़ाना, इसी को अपन बोलेंगे हरित क्रांति। बेचने वाला काम नहीं, सिर्फ पैदावार बढ़ाना, जमीन से निकालना, है ना। वेरी गुड, बहुत शानदार बताया फिर भी, है ना। तू बता हरित क्रांति। ये क्रांति 1961 से 1970 के बीच में हुई है। हाँ। इसमें फसल, कृषक और उपज में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य रहे। वेरी गुड, बहुत शानदार। और इसमें भारत में सिंचित एवं असिंचित हाँ। क्षेत्रों में हाइब्रिड संक्रमित बीज अधिक वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जोरदार, ऐसा बताना चाहिए। उत्पादन देने तो दिमाग तेज लड़केगा, ब्रिलियंट माइंड, इसको बोलते ब्रिलियंट माइंड। सीखो उससे कुछ बाकी लोग। हाँ बताओ। हाँ पूरा सही बता रहा हो। हाँ। और अच्छी खाद और उर्वरक और आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करना। वेरी गुड, इसमें फसलों की अधिक वृद्धि है ना। इसको बोलेंगे हरित क्रांति। पूरा बता दिया उन्होंने, A to Z बता दिया उन्होंने, पूरा जे कॉपी कर दिया। तू बता इधर, बता बे, तू फिर बेल रहेगा तू। इधर तू बता हरित क्रांति किसको बोलेंगे? हरित क्रांति का तात्पर्य है कि संचित तथा असंचित कृषि को अधिक उपज देना और अधिक उपज देना कि अलग अलग किस्मों के हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना, आधुनिक तरीके से खेती करना, ठीक है ना। तुम बताओ। बस बस तू अब ऐसे ही रहना, तू, है ना। और बाजू वाली कोई काम के नहीं, तू, है ना। इसने बताई फिर भी वेरी गुड, है ना। नेहा ने, बहुत शानदार। तू बता इधर। हरित क्रांति का तात्पर्य संचित तथा वही और बोलते नहीं आ रहा हूँ। कृषि में क्षेत्रों के क्षेत्रों को अलग अलग बीजों का उत्पादन करना, कृषि प्रणाली में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और कीटनाशक का इस्तेमाल करना,
बीजों का इस्तेमाल करना, हाइब्रिड बीजों का, और खादों का इस्तेमाल करना ताकि कृषि की उपज में वृद्धि हो, कृषि की उपज पैदावार में वृद्धि हो। उसी को अपन क्या बोलेंगे? हरित क्रांति, है ना? वेरी गुड, है ना? बताओ तुम, हरित क्रांति किसको बोलेंगे? हाँ, हरित क्रांति का तात्पर्य है कि अधिक उपज वाले बीजों तथा सिंचित असिंचित क्षेत्रों में उत्पादन में बढ़ोतरी करना तथा तकनीक का इस्तेमाल करना, उर्वरक खाद आदि का इस्तेमाल करके उत्पादन में वृद्धि करना। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना? बाकी पढ़ लेना, तुम पढ़ोगे तो बनेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखो, बॉम्बे प्लान क्या था? बाहर बच्चे आएंगे केमिस्ट्री वाले बताए ना, क्वेश्चन लिखो, एक दो आगे चलो, थोड़ा एक क्वेश्चन और हो जाएगा अपना। क्वेश्चन लिखो, बॉम्बे प्लान क्या था? क्वेश्चन लिखो, बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान क्या था? ये 2022 के पेपर में आया है, इसी साल, इस साल आया, बॉम्बे प्लान क्या था? इसका उत्तर लिख लो, शिवलाल गाइड पेज नंबर 182, शिवलाल गाइड पेज नंबर 182। तुम लोग को अपनी ब्रेन की शक्ति नहीं पता, इंसान के दिमाग की इतनी भयंकर की ताकत होती है कि जो अगर इंसान अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाए, जो व्यक्ति अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाए, तो वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से अमेरिका में क्या हो रहा है वो ये देख सकता है, ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करके। इंसान अपने दिमाग का 1% इस्तेमाल भी नहीं करता है। क्या बोला मैंने? इंसान अपने दिमाग का 1% इस्तेमाल नहीं करता है। इंसान के दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो देख करके आग उत्पन्न कर सकता है। आग, इंसान के दिमाग की इतनी शक्ति होती है कि इंसान किसी को देख करके उसको अपने बस में कर सकता है, ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके। एक इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वो इंसान, एक व्यक्ति जो अपने दिमाग के इस्तेमाल करके तुम्हारे मन में तुम क्या बोल रहे हो, तुम उसको पढ़ लेगा वो, है ना? बागेश्वर धाम, मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लेगा वो, टेलीपैथी बोलते हैं इसको। आ रहा है समझ तुम लोग को? तो ये होता है, इंसान अगर अपने ब्रेन का क्या करे, इस्तेमाल करे, ठीक है ना? तुम लोग अभी अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और ब्रेन का इस्तेमाल और ब्रेन के अंदर इतनी पावर है, अगर तुमने किसी चीज़ को एक बार सुन लिया, सुनने में इतनी शक्ति है कि तुमने अगर किसी चीज़ को एक बार सुन लिया तो सुन करके तुम उसको ऐसा याद कर सकते हो। कहानी सुनते हो, पिक्चर देखते हो, पिक्चर कैसी याद हो जाती है? बाहुबली ने कटप्पा को मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, मतलब एक डायलॉग याद होगा ना। ये ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है। वो कॉन्सेंट्रेशन पावर अगर तुमने पढ़ाई में लगा दी है तो तुम कलेक्टर बन सकते हो आराम से, तुम 12वीं में MP टॉप कर सकते हो, तुम 100 में से 100% बना सकते हो। लेकिन ब्रेन का इस्तेमाल करना, किसी ऐसा सुनना, पूरे फोकस से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन सुनना, और एक वैज्ञानिकली प्रूव्ड है कि सुनने से तुमको 97% याद हो जाता है। इसी क्लास में वो किरण बैठेगी, वो सुनेगी तो तुरंत जैसे का तैसा बता देगी। वो ये बता रही जैसे तैसा बता रही है ना, ये लड़की भी, वो लड़का बता रहा है, उन्हें सुना और उन्हें तुरंत जैसे तैसा बता दिया उबैद ने। तो ये ब्रेन का पावर होता है। इंसान ने सुनो बता दिया, 12वीं केमिस्ट्री में प्यूस आता है, उसको मैंने बता दिया एक बार कोई चीज़, तुरंत सुन के तुरंत जैसे का तैसा कॉपी कर देगा वो। 10वीं क्लास में भी एक दो बच्चे का कैचिंग पावर बहुत शानदार है। शिवम प्रजापति करके एक बंदा है, और एक लड़की है यहाँ पर, क्या नाम है उसका, डिम्पल करके, बहुत खतरनाक कैचिंग पावर। और एक लड़की, और 9वीं क्लास में एक लक्ष्य करके बच्चा बैठता है, इतना खतरनाक कैचिंग पावर, एक बार सुन ले तुरंत बता दिया। तो इधर लड़की लोग बैठती है 9वीं क्लास की, कैचिंग पावर, वो कैचिंग पावर तुम्हारे अंदर लेकर के आओ कि एक बार सुन ले तुरंत बता दो। इसको बोलते हैं ब्रिलियंट माइंड। एक बार पढ़ने से याद हो जाए, ब्रिलियंट माइंड बनाओ अपने अंदर। अगला क्वेश्चन लिखो, बॉम्बे प्लान क्या था? उत्तर लिख ले, अब अच्छे समझना। बॉम्बे प्लान 1944 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ है, 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति, कहाँ के? मुंबई के 8 उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, बड़े बड़े, मुकेश अंबानी टाइप के, रतन टाटा टाइप के, है ना? 1944 में मुंबई के तो उद्योगपति, 8 बिजनेसमैन, 8 उद्योगपति, कितने उद्योगपति? 8 उद्योगपति ने, हाँ, आदर्श लाल दलाल, किसके नेतृत्व में? आदर्श लाल दलाल को क्या बोल रहा हूं मैं? आदर्श लाल दलाल के नेतृत्व में, जिनका नेता था
आदर्श लाल दलाल के नेतृत्व में 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना बनाई। कितने साल की? 15 वर्षीय पूंजीवादी। कौन सी वादी? पूंजीवादी का मतलब जो चाहे वो जमीन खरीद सकता है और देश के पूंजीपति लोग देश के अंदर राज करेंगे, है ना कि नहीं? 15 वर्ष क्या बनाई? पूंजीवादी योजना बनाई कि बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में पूरा देश रहेगा, स्कूल इनके हाथ में, रेलवे इनके हाथ में, है ना। 15 साल की पूंजीवादी इन्होंने क्या बनाई? योजना बनाई। अब इस प्लान में कौन कौन थे? कुछ लोग के नाम याद करना पड़ेगा। JRD टाटा, है ना, JRD टाटा, रतन टाटा के दादा रहे होंगे, पापा वगैरह, JRD टाटा। घनश्याम दास बिड़ला, बिड़ला सीमेंट आती है ना, बिड़ला सीमेंट वाला, बिड़ला सीमेंट नहीं आती है, आती ना, घनश्याम दास बिड़ला। कस्तूर लाल भाई, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, सर श्रीराम, AD श्रॉफ, जॉन मथाई, ये लोग थे इस योजना में, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में अब इन लोग को समझ में आ गया था 1944 में कि अंग्रेज लोग 1-2 साल में देश खाली कर देंगे, और 47 में देश खाली कर दिया था अंग्रेज लोग ने। तो इन लोग अब देखो, अभी समझ गए थे कि अंग्रेज लोग भारत देश से जाने वाले हैं। तो इनने सोचे कि देश का आर्थिक विकास तभी होगा जब देश में पूंजीपति बढ़ेंगे। जब देश में पूंजीपति बढ़ेंगे, अब मैं बन गया मुकेश अंबानी, मेरी फैक्ट्री में 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। रामदेव बाबा पूंजीपति है, उनकी फैक्ट्री में 25 लाख लोग काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं ना। तो देश का आर्थिक विकास कब होगा? जब देश में कौन बढ़ेंगे? पूंजीपति बढ़ेंगे, है ना। और एक योजना बनाई कि देश अमीर कैसे बनेगा। इसी योजना को अपन ने क्या बोले? बॉम्बे का प्लान, क्योंकि ये कहाँ बनाया गया था? बॉम्बे। पहले बॉम्बे बोलते थे, बम्बई, अब वो बोलते हैं मुंबई, नाम चेंज हो गया है। उस समय बॉम्बे बोलते थे, तो बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे का नाम क्या हो गया है? मुंबई हो गया है ना। मुंबई में कितने उद्योगपतियों ने? 8 उद्योगपति ने क्या बनाए? योजना बनाए। नेतृत्व किसने करा? आदर्श लाल दलाल ने। और कब प्लान बनाया? 1944 में। प्लान क्यों बना? ताकि देश को क्या 15 साल के लिए क्या बनाया जा सके? पूंजीवादी, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। इसी को अपन क्या बोलेंगे? बॉम्बे प्लान। अब कोई बता सकता है? नहीं बता पाओगे अभी भी? क्यों? कौन बताएगा? चल बता पलक। 1944 में मुंबई के 8 उद्योग वेरी गुड, हाँ।